Hello everyone, this is Karan, your chemistry educator and I welcome all of you to my YouTube channel. तो आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपनी एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज जो हम कर रहे थे फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अगर आपने बाकी वीडियोस नहीं देखी हैं एस ब्लॉक की तो जाके चेकआउट कर लो। ऑर्गेनिक की भी आपको मिल जाएगी और पीवाईक्यू चीज भी आपको मिल जाएगी। चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब कर लेना और शेयर जरूर कर लेना क्योंकि बहुत अच्छा कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, जाके पूरा चेकआउट करो एक बार। तो आज हम करने वाले हैं सॉल्यूशंस इन लिक्विड अमोनिया। लास्ट क्लास में हमने देख लिया था रिड्यूसिंग एजेंट तक। आज हम करने वाले हैं सॉल्यूशंस इन लिक्विड अमोनिया। तो होता क्या है, मैं आपको यहाँ पे इन सीरीज में इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा कि क्या क्या आपको पूरे एनसीईआरटी में से इंपॉर्टेंट पढ़ना है, क्या क्या आपको ध्यान रखना है, क्या क्या आपको पढ़ने की जरूरत इतनी नहीं है जो आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो देखो, अगर आप किसी भी एल्कली मेटल को अगर आप किसी भी एल्कली मेटल को मतलब कोई भी आप एल्कली मेटल ले लो, है ना, ग्रुप 1 एलिमेंट ले लो, कोई भी ग्रुप 1 एलिमेंट ले लो, अगर आप उसको अमोनिया के साथ रिएक्शन कराओगे, क्या किसके साथ कराओगे? अमोनिया के साथ। आपने उसको अमोनिया में डाल दिया तो क्या होता है? डीप ब्लू सॉल्यूशन मिलता है। क्या मिलता है? डीप ब्लू सॉल्यूशन। ठीक है, डीप ब्लू सॉल्यूशन, वही लिखा हुआ है डीप ब्लू सॉल्यूशंस विच आर कंडक्टिंग इन नेचर। मतलब अगर पूछा जाए कि ये प्रॉपर्टीज हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज सही है अगर हम एल्कली मेटल को अमोनिया में डालते हैं, डिसॉल्व कराते हैं, तो हाँ, दे हैव डीप ब्लू सॉल्यूशंस, इट इज कंडक्टिंग इन नेचर। ठीक है, अब कोई पूछे कि कंडक्टिंग नेचर क्यों है या फिर ये ब्लू कलर किस वजह से है, तो वो होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। देखो, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, अपने मेटल को डिसॉल्व किया, मेटल में पॉजिटिव आ गया और ये रहा इलेक्ट्रॉन। अमोनिएटेड मतलब क्या है कि अमोनिया ने उसको घेर लिया, ठीक है, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, इसी के वजह से वो ब्लू कलर का होता है। ठीक है, और एक और चीज, इट इज पैरामैग्नेटिक, दे आर पैरामैग्नेटिक। अब अगर कोई पूछे कि अगर मैं उसको छोड़ दूं, ऐसी स्टैंडिंग छोड़ दूं, तब क्या होगा? तब भाई आपका अमाइड बन जाएगा। अमाइड क्या होता है भाई? MnH2 मेटल अमाइड। अमाइड क्या होता है? NH2, तो मेटल अमाइड। ऑर्गेनिक वाले से कंफ्यूज मत हो जाना, ऑर्गेनिक में अमाइड अलग होता है। ठीक है, तो MnH2 बन गया और H2 गैस लिबरेट होती है, H2 गैस। तो अगर ऐसे पूछेगा, द गैस लिबरेटेड व्हेन सॉल्यूशंस इन लिक्विड अमोनिया आर लेफ्ट स्टैंडिंग, तो कौन सी गैस निकलती है भाई? हाइड्रोजन गैस। अब एक और क्वेश्चन, अगर बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन हो जाए, बहुत ज्यादा हम डाल दे मेटल को, सब कुछ चेंज कर दे, तो क्या हो जाएगा? ब्लू कलर के बजाय क्या हो जाएगा भाई? ब्रॉन्ज कलर हो जाएगा और वो डायामैग्नेटिक हो जाएगा। तो क्या क्या चीजें पढ़ी भाई हमने कि इनके क्या होते हैं भाई? डीप ब्लू होता है, वो कैसा होता है भाई? कंडक्टिंग होता है। वो कैसा होता है भाई? पैरामैग्नेटिक होता है, पैरामैग्नेटिक। फिर क्या पढ़ा हमने कि अगर हम इसको स्टैंडिंग स्टिल छोड़ देंगे तो भाई हमारा ये H2 गैस को लिबरेट करेगा और हमारा अमाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अमाइड, MnH2। और अगर हमने कॉन्सेंट्रेशन बहुत बढ़ा दी, तो कलर कैसा हो जाएगा भाई? ब्रॉन्ज हो जाएगा। और ये कैसा हो जाएगा भाई? डायामैग्नेटिक। समझ में आया? अच्छा, पैरामैग्नेटिक भी क्यों है या फिर ये कलर क्यों दिखा रहा है, कनेक्टिंग क्यों है? ड्यू टू द रीजन ऑफ प्रेजेंस ऑफ अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अब आगे देखो, लिखा हुआ है इनके यूजेस, ठीक है, एल्कली मेटल्स के यूजेस। आपको सारे मैंने जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे लिख के दे दिए हैं, जो आपको याद रखने हैं। देखो, पहला पूछे कि भाई एंटी नॉक एजेंट क्या होता है? एंटी नॉक एजेंट है पेट्रोल में डालते हैं, ठीक है, तो वो होते तो हैं ऑर्गेनिक लेड। क्या होते हैं? ऑर्गेनिक लेड। सीजियम किस में यूज होता है? हमने पहले भी पढ़ा था कि सीजियम को यूज करते हैं हम फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स में। क्यों यूज करते हैं भाई फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स में? ड्यू टू लो आयनाइजेशन एनर्जी। लिथियम को किस में यूज करते हैं? लिथियम को यूज करते हैं बैटरीज में। मैंने उस टाइम पे भी बताया था कि फोन में भी हम यूज करते हैं लिथियम आयन बैटरीज। लिथियम को बैटरीज में यूज करते हैं, एलॉयज में यूज करते हैं। लिक्विड सोडियम को किस में यूज करते हैं? लिक्विड सोडियम को यूज करते हैं कूलेंट में। दिस इज कोडेंट नहीं लिखा है, ये कूलेंट है, ठीक है, कूलेंट। और पोटेशियम को यूज किया जाता है फर्टिलाइजर्स, आप सब लोग जानते हो। और बायोलॉजिकल रूल, बायो वाले हो तो सोडियम पोटेशियम पंप तो पढ़ा ही होगा। ठीक है, तो इतने इंपॉर्टेंट यूजेस के जो आपको पढ़ने थे। एंटी नॉक एजेंट में ऑर्गेनिक लेड यूज होता है। अब आपके मन में जरूर सवाल उठ रहा होगा कि ऑर्गेनिक लेड जो है ना, ऑर्गेनो लेड, ये PbEt4 और PbMe4, ये यूज किया जाता है एंटी नॉक एजेंट में। एंटी नॉक एजेंट में कौन यूज करते हैं? PbEt4, PbMe4 विच इज ऑर्गेनिक लेड कंपाउंड्स। बट हम सोडियम को यूज करते हैं इनको बनाने में, सोडियम और लेड का एलॉय में।
इसलिए मैंने लिखा है, ठीक है। तो याद क्या क्या रखना है, एंटी नॉक एजेंट्स में यूज होता है ऑर्गेनोलेड कंपाउंड्स, सीजियम यूज होता है आपका फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स में, लिथियम यूज होता है आपका एलॉय में और बैटरीज में, लिक्विड सोडियम आपका यूज होता है कूलेंट में, और आपका पोटेशियम यूज होता है बायोलॉजिकल में और फर्टिलाइजर्स, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखना भाई, ध्यान से सुनना पूरा एंड तक। एल्कली मेटल के कंपाउंड्स जनरली कैसे होते हैं यार, आयोनिक होते हैं। जनरली कैसे होते हैं यार, आयोनिक होते हैं, ठीक है। अब ऑक्साइड्स के बारे में बात की जा रही है, किसके बारे में बात की जा रही है, ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स, ये मैंने आपको एक पिछली वीडियो में भी कराया था, आपको आना भी चाहिए था, कि लिथियम हमारा क्या बनाता है भाई, ऑक्साइड बनाता है, Li2O। सोडियम जो स्टेबल होता है, जो स्टेबल ज्यादा है, सोडियम के लिए क्या स्टेबल ज्यादा होता है भाई, पर ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल होता है, पर ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल होता है, जिसे बोलते हैं NO2O2। फिर पोटेशियम के लिए क्या होता है भाई, सुपर ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल होता है। पोटेशियम ले लो या फिर रुबिडियम ले लो या फिर सीजियम ले लो, जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो सुपर ऑक्साइड की स्टेबिलिटी बढ़ती है, KO2। सुपर ऑक्साइड क्या होता था भाई, O2 माइनस, ठीक है, बढ़िया एकदम। अब ठीक है, समझ में आ रहा है। अब मजे की बात यह है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि इन तीनों में से अगर मैं बोलता हूं ऑक्साइड आयन, ये रहा ऑक्साइड, मैं बोलता हूं पर ऑक्साइड आयन, तो ये रहा O2 माइनस, मैं बोलता हूं सुपर ऑक्साइड आयन, O2 माइनस। O2 माइनस क्या है हमारा, ऑक्साइड, मैं फिर से लिख देता हूं भाई, ऑक्साइड। O2 माइनस क्या है हमारा भाई, पर ऑक्साइड, क्या है, पर ऑक्साइड। और O2 माइनस क्या है हमारा, सुपर ऑक्साइड। अब कोई पूछ ले इसमें से, ये एमओटी का क्वेश्चन भी हो सकता है, एमओटी का भी क्वेश्चन हो सकता है, इसमें तो कोई पूछ ले कि कौन डायमैग्नेटिक है कि कौन क्या है, तो भाई याद रखना कि खाली जो सुपर ऑक्साइड होता है ना वो पैरामैग्नेटिक होता है। खाली सुपर ऑक्साइड जो होता है ना वो पैरामैग्नेटिक होता है, बस इतना याद रख लेना। इसलिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जबकि एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया भी गया है कि वाई KO2 इज पैरामैग्नेटिक, वाई KO2 इज पैरामैग्नेटिक, क्योंकि O2 माइनस कैसा है, सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड। और याद रखना सर ने बताया था सुपर ऑक्साइड कैसा होता है यार, पैरामैग्नेटिक। समझ में आया एकदम बढ़िया से। चलें आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, हाइड्रोक्साइड्स की बात करते हैं। ये भी मैं करा चुका था, ये भी मैं लास्ट क्लास में करा चुका था, हाइड्रोक्साइड्स भी मैं करा चुका था, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ भाई। मैंने बोला था कि अगर हमारे पास, मैंने बोला था कि अगर हमारे पास ऑक्साइड है, खाली ऑक्साइड, जैसे कि Li2O, अगर आप इसको डालते हो पानी में तो आपको क्या मिलता है भाई, खाली हाइड्रोक्साइड। क्या मिलेगा, खाली हाइड्रोक्साइड। अगर आपने कोई पर ऑक्साइड लिया, क्या लिया, पर ऑक्साइड, जैसे कि Na2O2, ये क्या है आपका, ये आपका पर ऑक्साइड, क्या है, पर ऑक्साइड। इसको आप पानी में डालोगे तो मैंने बोला था, जिसको जिसको जो फॉलो कर रहा है उनको याद होगा कि हाइड्रोक्साइड तो हमेशा मिलेगा, हाइड्रोक्साइड तो हमेशा मिलेगा। अगर हमने पर ऑक्साइड लिया था तो यहाँ पे H2O2 भी पक्का आएगा, H2O2 भी पक्का आएगा। फिर मैंने बोला था भाई कि KO2, KO2 अगर आप लेते हो तो H2O, ये क्या है भाई, सुपर है, सुपर से भी ऊपर है, क्या है, सुपर ऑक्साइड। तो ऑक्साइड तो मिलना ही मिलना है, मिलना ही मिलना है। हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड तो मिलना ही मिलना है। H2O2 भी मिलेगा, मिलेगा, क्योंकि तो सुपर से भी ऊपर है, और आपको एक्स्ट्रा O2 भी मिलेगा, एक्स्ट्रा O2 भी मिलेगा। समझ में आया, ये मैं करा चुका था, ठीक है। चलते हैं एक बार देखते हैं, ये मैं करा चुका था, ये मैं करा चुका था, ठीक है। एक और क्वेश्चन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर सुपर ऑक्साइड की बात करें, अगर हम सुपर ऑक्साइड की बात करें, KO2, है ना। देखो लिखा जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि आपके जो ऑक्साइड और पर ऑक्साइड्स होते हैं, दे आर कलरलेस व्हेन प्योर, ठीक है, कलरलेस व्हेन प्योर। और सुपर ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, येलो और ऑरेंज, येलो और ऑरेंज। समझ में आया। आपके ऑक्साइड्स और पर ऑक्साइड्स कैसे होते हैं भाई, कलरलेस, और सुपर ऑक्साइड्स कैसे होते हैं आपके, येलो या ऑरेंज, ठीक है। चलते हैं आगे, चलते हैं। हाइड्रोक्साइड्स का मैंने करा दिया था, ठीक है, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, हाइड्रोक्साइड्स आर व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ठीक है। आगे चलते हैं, हेलाइड्स। हेलाइड्स में काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो बहुत जनरलाइज हैं, बट मैं आपको खाली वो चीजें कराऊंगा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो एल्कली मेटल के तुम हेलाइड्स बना रहे हो, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, NaCl कैसा होता है, आयोनिक। जनरली कैसे होते हैं कंपाउंड्स, आयोनिक होते हैं, कैसे होते हैं, आयोनिक। और हाई मेल्टिंग होते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स है ऑब्वियसली। कलरलेस होते हैं भाई, NaCl का नमक का कलर होता है क्या। और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड स्टेट में कितना पढ़कर आ रखे हैं 12th में, पढ़ोगे, अगर जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो पढ़ेंगे, जिन्होंने पढ़ लिया वो जानते हैं, ठीक है।
अब बनाते कैसे हो, बनाते कैसे हो? आप किसी भी ऑक्साइड ले लो, आप कोई भी ऑक्साइड ले लो, आप कोई भी हाइड्रोक्साइड ले लो, आप कोई भी कार्बोनेट ले लो, ठीक है, आप कोई भी कार्बोनेट ले लो, ठीक है, आपको उसमें रिएक्शन करा देनी है HX की। मान लो आपको क्लोराइड चाहिए तो HCl से, ब्रोमाइड चाहिए तो HBr से, है ना। एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो मैंने बोला कि मैं NaOH ले लेता हूँ, चलो मैं NaOH ले लेता हूँ, ऑब्वियस सी बात है, सब लोग पढ़े हुए तो ये चीज, तो HCl से रिएक्शन करा दी तो क्या मिलेगा भाई, NaCl प्लस पानी, बन गया हमारा MX, ठीक है। आप कुछ भी कर लो, आप कोई भी ऑक्साइड, कोई भी हाइड्रोक्साइड, कोई भी कार्बोनेट की रिएक्शन HX से करा दो, ठीक है। आ जाओ, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यहां से आता है, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, अगर कोई मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड पूछ ले, ट्रेंड्स बहुत पूछे जाते हैं, हमेशा याद रखना, फ्लोराइड ग्रेटर देन क्लोराइड ग्रेटर देन ब्रोमाइड ग्रेटर देन आयोडाइड। अगर कोई आपसे मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड पूछ ले, मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड पूछ ले हैलाइड्स का, तो याद रखना मेटल फ्लोराइड्स ग्रेटर देन मेटल क्लोराइड्स ग्रेटर देन मेटल ब्रोमाइड्स, इक्वल टू नहीं है, इक्वल टू नहीं है, कंफ्यूज ना हो जाना, इक्वल टू नहीं है, मेटल ब्रोमाइड मेटल आयोडाइड। समझ में आया बच्चों? बिल्कुल यही ऑर्डर है, ठीक है, एकदम बढ़िया से, ठीक है, एकदम बढ़िया से। चलते हैं आगे, चलते हैं आगे, चलते हैं। देखो देखो, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये लिखा भी हुआ है यहाँ पे मैंने, कि LiF बहुत लेस सॉल्युबल होता है और CSI बहुत कम सॉल्युबल होता है पानी में, पानी में, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर डिस्कस करते हैं। देखो आगे चलते हैं, एक नया PDF पे चलते हैं, नए पेज पे। देखो दो कंपाउंड्स है, एक हो गया LiF लिथियम फ्लोराइड और एक हो गया आपका सीजियम आयोडाइड। ये दोनों कैसे कंपाउंड्स हैं जो कि लेस सॉल्युबल इन पानी, लेस सॉल्युबल इन पानी। वैसे तो आयनिक कंपाउंड्स है ना, तो पानी में सॉल्युबल होते हैं जनरली, बट LiF और सीजियम आयोडाइड ये दोनों के दोनों कैसे हैं, ये काफी लेस सॉल्युबल है, काफी लेस सॉल्युबल है पानी में। इनके रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रख लेना है, मैं सिखा भी दूंगा अभी, कॉन्सेप्ट जिसको समझना है वो आखिरी में मैं समझा दूंगा, बट पहले जो याद रखने वाला पार्ट है वो देख लो। LiF क्या होता है ना, LiF क्या होता है, आप देख सकते हो, आप देख भी सकते हो यहाँ पे, आप देख भी सकते हो कि LiF की हाई लैटिस इंथैल्पी है, मैंने वो मार्क भी करा हुआ है। आपको वो PDF चाहिए, मैं PDF भी दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है। LiF की हाई लैटिस इंथैल्पी है, लैटिस इंथैल्पी वेरी हाई, है ना। और सीजियम की क्या होती है, लो हाइड्रेशन इंथैल्पी। समझ में आ रही बात? LiF कैसा है भाई, हाई लैटिस इंथैल्पी, और सीजियम आयोडाइड क्या है, लो हाइड्रेशन इंथैल्पी, इसीलिए वो लेस सॉल्युबल ये दोनों होते हैं। अच्छा, जिसको समझना है, जिसको समझना है उसको समझा देता हूँ। कभी भी किसी कंपाउंड को सॉल्युबल होने के लिए उसकी हाइड्रेशन इंथैल्पी जो है ना, वो उसकी लैटिस इंथैल्पी से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। जो हाइड्रेशन इंथैल्पी है उसकी, उसकी लैटिस इंथैल्पी से ज्यादा होनी चाहिए, तभी वो कंपाउंड पानी में सॉल्युबल होगा। और ये इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि लिथियम फ्लोराइड की हद ज्यादा लैटिस एनर्जी है जो कि तुम ओवरकम नहीं कर पाते, और सीजियम आयोडाइड की बहुत कम लो हाइड्रेशन एनर्जी है, तो वो स्टेबल होगा ही नहीं। समझ रहे हो? पानी में जाके ज्यादा स्टेबलाइज नहीं होगा। बस आपको ये याद रखना है, जिसको कुछ समझ नहीं आया भूल जाओ। लिथियम फ्लोराइड क्यों कम सॉल्युबल है, क्योंकि हाई लैटिस इंथैल्पी है। सीजियम आयोडाइड क्यों कम सॉल्युबल है, क्योंकि लो हाइड्रेशन इंथैल्पी है। बात समझ में आ रही है? एकदम बढ़िया से। चलते हैं आगे, आ गया। अब आ जाओ सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं इतना ज्यादा लिखवा दूंगा कि मैं क्या ही बताऊं। पहले तो समझ लो, पहले एक चीज समझ लो, जर्नली, मैं एक टर्म लिखता हूं जर्नली, क्या लिख रहा हूं, जर्नली। जो आपके मेटल कार्बोनेट्स है, क्या है, मेटल कार्बोनेट्स, एल्कली के मेटल कार्बोनेट्स कैसे होंगे भाई बताओ जरा। Li2CO3, Na2CO3, K2CO3, Rb2CO3, CS2CO3, ये हो गया। जर्नली दे आर थर्मली स्टेबल, थर्मली स्टेबल, थर्मली स्टेबल का मतलब क्या होता है, थर्मली स्टेबल का मतलब होता है कि आपका हीट देने पे वो टूटेगा नहीं, बट इसमें लिथियम कार्बोनेट नहीं आता, लिथियम कार्बोनेट नहीं आता, याद रखना, इसलिए मैंने काटा है। तो कैसे याद रखना है, अगर कोई पूछ ले कि ऑल एल्कली मेटल कार्बोनेट्स आर थर्मली स्टेबल, तो स्टेटमेंट होगा फॉल्स,
क्योंकि लिथियम कार्बोनेट स्टेबल नहीं होता। तो ये सारे के सारे क्या है भाई, ये सारे के सारे क्या है, थर्मली स्टेबल है, जनरली टूटते नहीं है, हीट करने पे टूटते नहीं है। और अगर आप जैसे जैसे नीचे जा रहे हो, मतलब Na के बाद के के बाद Rb के बाद Cs, आपकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है। ठीक है, समझ में आ गई बात। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लिथियम को छोड़ के बाकी सारे के सारे थर्मली स्टेबल हैं, और नीचे जाओगे तो उनकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, तो है ना। अच्छा, लिथियम का क्या होगा भाई, अगर लिथियम स्टेबल नहीं है, लिथियम स्टेबल नहीं है, तो आप उनको अगर हीट करते हो, उसकी इतनी इज्जत क्यों दे रहा हूँ, मतलब लिथियम कार्बोनेट को अगर हीट करते हो तो वो टूटेगा। किसमें टूटेगा, बिखर जाएगा, फिर बोलेगा बिखरने का, छोड़ो वो दुकाना आ जाएगा, छोड़ो। लिथियम कार्बोनेट को हीट करोगे तो Li2O प्लस CO2, समझ में आ रही है बात, ये थर्मली स्टेबल नहीं है। आगे चलते हैं, एकदम बढ़िया। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पॉइंट हो गया इंपॉर्टेंट। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लिथियम का बाइकार्बोनेट, लिथियम, भाई ये इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना यार, मैं क्या ही बताऊं, मैं कितने टिक लगवा दूं यहाँ पे, मुझे समझ में भी नहीं आ रहा, इतने इंपॉर्टेंट है कि लिथियम का कार्बोनेट स्टेबल नहीं है, टूट जाता है, और लिथियम का बाइकार्बोनेट डज नॉट एग्जिस्ट एज सॉलिड, सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करता, बाकी सबके बाइकार्बोनेट एग्जिस्ट करते हैं। फिर से सुनो, लिथियम का कार्बोनेट थर्मली स्टेबल नहीं है, हीट करने पे टूट जाएगा Li2O, दैट इज ऑक्साइड और CO2 में। लिथियम का बाइकार्बोनेट LiHCO3 सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करता। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे चलते हैं, एकदम बढ़िया। अब एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम, मैंने सीधे सीधे ही बोला था सबसे पहले चीज कि जो हमारा लिथियम है, मतलब ग्रुप के जो पहले मेंबर होते हैं ना, वो धोखेबाज होते हैं, वो धोखेबाज है, एकदम बड़े धोखेबाज है। उन्होंने क्या किया कि वो बहुत बड़े धोखेबाज थे। उन्होंने बोला कि भैया हम तो अलग बिहेव करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि भैया हमारा सबसे बहुत कम छोटा साइज है, बहुत छोटा है साइज, और हमारी पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा है। पढ़ के आते हैं केमिकल बॉन्डिंग में, ठीक है, कि हमारा चार्ज अपॉन साइज का रेशियो बहुत ज्यादा है, इसलिए हम तो अलग बिहेव करेंगे। और हम मैग्नीशियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप भी मुंह मारने जाएंगे, अपने वालों को धोखा देके बाहर वाले पे मुंह मारेंगे जाके। ठीक है, अब देखना, ये पूछा जाता है कि एनोमलस प्रॉपर्टीज कैसे कैसे होती है। मतलब क्या एनोमलस प्रॉपर्टी का, मान लो आप फैमिली में 4 लोग हो, है ना, आपको मिला के 4 लोग हैं, है ना, और एक आप ऐसे इकलौते हो जिसकी प्रॉपर्टी सारी एकदम अलग है बाकी 3 लोगों से फैमिली में। इसका बोलेंगे कि आपने एक एनोमली प्रॉपर्टी दिखाई, एनोमलस प्रॉपर्टी दिखाई, आपका बर्ताव बहुत अलग है अपने परिवार के, फैमिली के बिहेवियर से, ठीक है, या प्रॉपर्टीज से या कैरेक्टरिस्टिक से। वैसे ही पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने वैसा हाईलाइट कर दिया, पढ़ लेना जो चीजें, बट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं वो चीजें कवर कराऊंगा, ठीक है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट देखो, लिथियम सबसे पहले तो लीस्ट रिएक्टिव है। हमने पढ़ा था जैसे जैसे नीचे जाते हैं रिएक्टिविटी बढ़ती है क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। लिथियम लीस्ट रिएक्टिव है, बाकी सारे काफी ज्यादा रिएक्टिव है। लिथियम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, मैंने कवर कराया था कि लिथियम लीस्ट रिएक्टिव है, फिर भी सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा है, ठीक है, याद रखना। और ये अगर तुम ऑक्साइड, ऑक्सीजन से हीट करोगे तो क्या बनाता है, ऑक्साइड। और लिथियम नाइट्राइड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक और जोड़ लो यार, एक और जोड़ लो, एक और जोड़ लो, वेरी इंपॉर्टेंट, कि लिथियम को अगर तुम रिएक्शन कराते हो नाइट्रोजन के साथ तो भाई लिथियम नाइट्राइड बनता है, लिथियम नाइट्राइड। किसी को समझ नहीं आ रहा है तो Li प्लस और N3 माइनस क्या करोगे, ऐसे ऐसे, ठीक है। लेकिन अगर लेकिन अगर अगर मैंने सोडियम ले लिया या पोटेशियम ले लिया या कोई भी ले लिया और मैंने इनकी रिएक्शन कराने चला, मैं इनकी रिएक्शन कराने चला, तो भाई मेरे को कुछ नहीं मिलेगा। यही तो दोगलापन कर रहा है, रह उनके ग्रुप में रहा है लेकिन अपनी मर्जी से चलेगा कि भाई तुम उसके साथ नाइट्रोजन की रिएक्शन कराओ, वो तो नाइट्राइड बना लेगा, लेकिन ये बाकी दोनों नहीं बना पाएंगे, बाकी दोनों नहीं बना पाएंगे, बाकी कोई नहीं बनाएगा, दोनों छोड़ो। समझ में आया, एल्कली मेटल्स में खाली लिथियम ऐसा है जो नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके लिथियम नाइट्राइड बनाता है। बढ़िया एकदम, चले आगे, चलो। अब मैंने पहले ही बताया था, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये बढ़ा लेता हूं कि LiCl कैसा होता है भाई, डाईहाइड्रेट में रहता है, पहले भी करा चुका हूं क्योंकि उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा है, बाकी सारे में ऐसे हाइड्रेट्स नहीं बनते, बाकी नीचे किसी में भी इतने ऐसे हाइड्रेट्स नहीं बनते। अब
एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसपे चांद सितारे जो भी लगाने हैं, फूल पत्ती जो लगाना है लगा लो, जो लगाना है लगा लो, जो भी लगाना है लगा लो, ठीक है। अब अगर मैंने लिया मान लो मेटल नाइट्रेट्स, मेटल नाइट्रेट्स, मेटल नाइट्रेट्स क्या होता है भाई? मेटल नाइट्रेट्स होता है MnO3, M+NO3-। समझ में आ रही है बात? मान लो मैंने लिथियम का नाइट्रेट लिया, मैंने बोला लिथियम का नाइट्रेट, मैंने इसको हीट किया, हीट करा तो क्या होगा? हमें मिलेगा ऑक्साइड, क्या मिलेगा? ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2। तो भाई चलो रिएक्शन लिखते हैं, रिएक्शन लिखते हैं, चलो रिएक्शन लिखते हैं, बोलो मुझे, अपने साथ भी लिखो। लिथियम का ऑक्साइड क्या होता है? Li2O प्लस NO2 प्लस O2। मुझे कोई समस्या नहीं थी, मुझे कोई समस्या नहीं थी, आप ये देख लो, आपको मिल भी जाएगा, कोई समस्या नहीं है, मिल भी गया। लेकिन अब लिथियम गया अपने बाकी फैमिली वालों के पास, वो नीचे नहीं है, हमारी फैमिली क्या होती है? इनकी इनकी होती है ना। लिथियम अब गया इन चारों से पूछने, इन चारों से पूछने गया, मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ, चलो NaNO3, वो इनसे पूछने गया, वो बोलता है कि चलो इनका नाइट्रेट लेते हैं, इनका नाइट्रेट लेते हैं, और अब इनको तोड़ते हैं। अब इनको हीट करोगे तो पता है क्या होता है? इन्होंने ये ऐसे करते हैं, नाइट्राइट, नाइट्राइट प्लस O2, नाइट्राइट प्लस O2। अब जिनको नाइट्राइट नहीं पता, देखो NaNO3 क्या होता है? नाइट्रेट, है ना। NaNO2 होता है नाइट्राइट, ये होता है सोडियम नाइट्रेट, और ये होता है सोडियम नाइट्राइट। समझ में आ गया? ये होता है सोडियम नाइट्राइट। बिल्कुल बढ़िया, एकदम एकदम बढ़िया से समझ में आया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई? NaNO2 प्लस O2। ये दो रिएक्शंस तो भाई तुम घोट के पी जाओ, मैं बता रहा हूं कि तुम बाकी किसी भी अल्कली मेटल के नाइट्रेट को हीट करोगे तो तुमको नाइट्राइट मिलेगा और तुमको O2 मिलेगा। लेकिन लिथियम बाबा ने फिर से दोगलापन दिखाया, तुम उसको हीट करोगे तुम्हें ऑक्साइड मिलेगा, तुम्हें NO2 मिलेगा, तुम्हें O2 मिलेगा। NO2 कैसी होती है भाई? रेडिश ब्राउन गैस, ठीक है। समझ में आ रही है बात? बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अब हमने बोला कि दोगलापन तो दिखाने गया था, लेकिन उसने बोला था ना कि हम बाहर भी मुंह मारने जाएंगे मैग्नीशियम के साथ। तो अब लिथियम और मैग्नीशियम में कैसी सिमिलैरिटीज है उनके बारे में बात करते हैं, जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं वो बता देता हूँ बहुत ज्यादा, कि लिथियम और मैग्नीशियम रिएक्ट स्लोली विद वाटर, दोनों के दोनों स्लोली रिएक्ट करते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया, मैं पहले भी करा चुका था ऊपर में, ठीक है। अब लिथियम भी जैसे अभी नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन दे रहा था, नाइट्राइड बना रहा था, वैसे ही मैग्नीशियम भी देता है, मैग्नीशियम भी नाइट्रोजन के साथ नाइट्राइड बनाता है। समझ में आया? अब ना तो लिथियम ना तो मैग्नीशियम, उन दोनों के ही ऑक्साइड्स बनते हैं, बस सुपर ऑक्साइड्स वगैरह नहीं बनते, नहीं बनते, ठीक है, नहीं बनते। अब देखना, अब देखना, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और करते हैं कवर। जैसे मैंने अभी क्या किया था, लिथियम के कार्बोनेट को तोड़ा था, कैसे तोड़ा था? याद आया? ऑक्साइड प्लस CO2। वैसे ही मैग्नीशियम का कार्बोनेट भी टूटता है, वैसे ही मैग्नीशियम का कार्बोनेट भी टूटता है, MgO प्लस CO2। सेम, मैंने बोला था कि लिथियम का बाइकार्बोनेट एग्जिस्ट नहीं करता, वैसे ही थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, वैसे ही मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट भी एग्जिस्ट नहीं करता। समझ में आ रही है बात? एकदम बढ़िया, आगे चले। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स पे। पहला कंपाउंड है हमारा सोडियम कार्बोनेट, दैट इज वॉशिंग सोडा। पहली बात तो एक चीज क्लियर कर लो, दो डिफरेंस क्लियर कर ले भाई, वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा, ठीक है। वॉशिंग सोडा हमारा होता है मेरे भाई, वॉशिंग सोडा होता है Na2CO3, कार्बोनेट वाला होता है, कार्बोनेट कार्बोनेट, और इसके आगे लगते हैं .10H2O। सबसे पहला क्वेश्चन ही वो ये पूछ सकता है भाई, कि उनसे पूछ लेगा कि वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है? Na2CO3.10H2O पूछेगा। वॉशिंग सोडा में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने हैं? तो भाई 10 है। समझ में आई बात? अच्छा, अब अगला क्वेश्चन कि वाटर, ये जो सोडियम कार्बोनेट है या फिर ये जो वॉशिंग सोडा है, इसे हम बनाते कैसे हैं? उस प्रोसेस का नाम है सॉल्वे प्रोसेस। क्या नाम है? सॉल्वे प्रोसेस। तो पूछ लेगा, सॉल्वे प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ,
4 ऑप्शन दे देगा, तो आपको ये भी याद होना चाहिए। अब सॉल्वे प्रोसेस की मेन रिएक्शन देखते हैं, देखना भाई, ठीक है। देखो करना क्या है, करना क्या है, आपको जो मेन रिएक्शन करानी है, मेन रिएक्शन जो करानी है वो आपकी NaCl की रिएक्शन करानी है आपको NH4HCO3 के साथ। अब बच्चे बोलेंगे सर आपने ये इतना भारी भारी क्या लिख दिया। NaCl तो पता ही होगा ना बच्चों, ये होता है अमोनियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है? अमोनियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। इसके साथ जब कभी समझ ना आए कि क्या हो रहा है तो कुछ नहीं करना है, आयंस में तोड़ लो, Na+Cl- NH4+HCO3-, ठीक है। आपको अपोजिट को जोड़ देना है। लो भाई, क्या बन गया? NaHCO3, NaHCO3 और NH4Cl। तो मेन रिएक्शन हमारी ये हो रही है, NaHCO3। अब जो ये NaHCO3 बनता है ना, तो बात ये है कि ये इनसॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल हुआ तो हमें अलग से मिल गया, हमने इसको अलग से फिल्टर कर लिया। फिल्टर करने के बाद क्या हुआ, हमने NaHCO3 लिया, हमने NaHCO3 को हीट कर दिया, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको Na2CO3 मिल गया, देखो आगे दिखाता हूं, हमने हीट वगैरह करा और हमको Na2CO3 प्लस CO2 प्लस पानी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो ये हमें मोल कॉन्सेंट्रेट में भी काफी बार मिलती है रिएक्शन, ठीक है। देखना, तो मेन रिएक्शन कौन सी थी? मेन रिएक्शन तो ये थी, NaCl की रिएक्शन कराते थे अमोनियम बाइकार्बोनेट से, और हमें सोडियम बाइकार्बोनेट मिलता है जो इनसॉल्युबल होता है। इनसॉल्युबल नहीं होता तो हमें कभी मिलता ही नहीं, हम उसको आगे हीट ही नहीं कर पाते। इनसॉल्युबल है इसीलिए अलग से नीचे बैठ गया, हमने फिल्टर करके निकाल लिया और हमारे हाथ में आ गया, हमने फिर इसको हीट कर दिया, और हीट करते हो तो तुम्हें Na2CO3 प्लस CO2 प्लस पानी मिलता है। बहुत समझ में आया बात? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया, ठीक है। अब कोई अगर आपसे पूछे कि सॉल्वे मेथड किस किस कार्बोनेट के लिए यूज होता है, तो इट इज ओनली यूज्ड फॉर Na2CO3। आप इससे K2CO3 नहीं बना सकते, एस फॉर सॉल्वे, एस फॉर सोडियम कार्बोनेट, आप K2CO3 नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि मैंने अभी बोला था ना, ऊपर हमारा बाइकार्बोनेट बन रहा है जो कि इनसॉल्युबल है, और पोटेशियम का बाइकार्बोनेट सॉल्युबल होता है। क्या होता है? सॉल्युबल होता है। सॉल्युबल है तो यूज नहीं करेंगे, सॉल्युबल होता है इसलिए हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमें मिलेगा ही नहीं, हम हीट किसको करेंगे फिर? बात समझ में आई? अब बात यह है कि हमें अमोनियम बाइकार्बोनेट ऐसे नहीं मिलता, समझ में आ रही है बात? अब अमोनियम बाइकार्बोनेट कैसे लाएंगे? क्वेश्चन है कि अमोनियम बाइकार्बोनेट कैसे आएगा। देखो ध्यान से, आगे चलते हैं। अब आ जाओ इधर। आपने अमोनिया की रिएक्शन कराई H2O और CO2 से, आपको मिला अमोनियम कार्बोनेट, अब अमोनियम कार्बोनेट में और H2O और CO2 डाल दोगे तो आपको मिल जाएगा अमोनियम बाइकार्बोनेट। समझ में आई बात? लेकिन मेन रिएक्शन हमारी कौन सी है जो मैंने कराई थी, ये वाली कराई थी, मेन रिएक्शन होती है। समझ में आया? हमारा मिल गया। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ये है यार कि हम इसको अगर हीट करते हैं 375 केल्विन पे, तो हमारा ये मोनोहाइड्रेट बचता है। याद रखना, सारा पानी नहीं निकलेगा, मोनोहाइड्रेट बचेगा, 9 वाटर मॉलिक्यूल लूज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपने अगर यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ी सी गलती है एनसीईआरटी से, अगर आप इससे भी ऊपर हीट दोगे, मोनोहाइड्रेट को भी हीट करोगे, तो आपको मिलता है Na2CO3, जिसे बोलते हैं सोडा ऐश। सोडा ऐश कैसा होता है? व्हाइट पाउडर होता है, दिखा देता हूं। मान लो ये था हमारे पास, आपको ऐसे लिख के मिलेगा, आपको, आपने इसको पहले हीट किया, तो क्या मिलेगा भाई? Na2CO3 डॉट 1 वाटर मॉलिक्यूल, आपने फिर हीट कर दिया तो आपको मिल जाएगा Na2CO3। और ये कैसा होता है भाई? लिखा मैंने उल्टा था वैसे तो, मतलब व्हाइट कलर से ही लिखना चाहिए था, चलो ठीक है, येलो से लिख दिया। ये होता है व्हाइट पाउडर और इसे बोलते हैं सोडा ऐश। क्या बोलते हैं? सोडा ऐश। बात समझ में आई? एकदम बढ़िया से, एकदम बढ़िया। चलो, तो एक और लास्ट चीज करा देते हैं। देखो, बोला जाता है, पूछा जाएगा कि अगर हम सोडियम कार्बोनेट को, है ना, या फिर हम कार्बोनेट को पानी में डाल दें,
पानी में डाल दे तो जो सॉल्यूशन बनेगा, जो जो सॉल्यूशन बनेगा, सॉल्यूशन वो कैसा होगा? वो एल्कलाइन होगा। एल्कलाइन मतलब क्या होता है? बेसिक। या वो न्यूट्रल होगा या वो एसिडिक होगा। या पीएच के रिलेटेड पूछ लेगा कि क्या उसकी पीएच ग्रेटर देन 7 होगी, क्या उसकी पीएच 7 होगी, या क्या पीएच उसकी लेस देन 7 होगी। वैसे तो आप ये आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़कर आए हो, मैं आपको तब भी सिखा देता हूँ क्या करना है। कुछ भी नहीं करना। क्या करना है? कुछ भी नहीं करना। ऐसे था, प्लस पानी। मैं बोलता हूँ ना, जब भी कुछ समझना है आयंस में तोड़ दो। Na प्लस CO3 2 माइनस, H प्लस OH माइनस, और अपोजिट को मिला दो। राम मिलाए जोड़ी, NaOH H2CO3, NaOH H2CO3। ये कैसा है? ये स्ट्रॉन्ग, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिस है। तो भाई ये तो डोमिनेट करेगा, जब कुछ भी हो भारी पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग बेस, बेस कैसा हो गया मतलब सॉल्यूशन कैसा हो गया? रिजल्टेंट एल्कलाइन। तुम कार्बोनेट को अगर पानी में डालोगे सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? एल्कलाइन। पीएच कैसी हो जाएगी भाई? ग्रेटर देन 7। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपको ये नोट्स मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, सब्सक्राइब कर लेना उसको भी, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद केमिस्ट्री विद करण। थैंक यू सो मच।